ये शो पूरी तरह फिक्शनल है। इस शो का मोटिव किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं, विश्वास को इंसल्ट करने, उन्हें बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। और ये शो किसी भी अंधविश्वास, काले जादू और या जादू टोना को प्रोत्साहित या प्रचारित नहीं कराता। लिसनर्स को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनोखी कहानी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगी। ये कहानी मुझे एक नॉवल में लिखी मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना लूं, ताकि क्यूरियोसिटी के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कसौली का एक अंडरटेकर। सर, गिलबर्ट हिल है ना, उसके पास निहारी गांव है और निहारी गांव के पास में एंथनी साहब रहता है। सिर्फ मलहम लगाकर वो डेड बॉडी को 2-3 महीने रख सकता है। चंदू, पहाड़ी गांव में ना बहुत अंधविश्वास होता है, भूत प्रेत की बातें वगैरह। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है सर। अच्छा सर, ये सालों पहले की बात है। हमारे कालव घाट में एक औरत की मौत हो गई। एंथनी साहब ने मलहम लगा कर रखा था। उसका फौजी पति कारगिल के मोर्चे से 1 महीने बाद लौटा था। एकदम तरोताजा जवान चेहरे पर मलहम लगाते हुए एंथनी को बहुत धक्का लगा था सर। उनकी मैडम भी ना बहुत नरम दिल इंसान थी सर। हमारी जीप हमीरपुर से निकल चुकी थी। पहाड़ों के बीच घने देवदारे से घिरे इन पतली सड़क पर शाम का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। पहाड़ों के पीछे आंख मिचौली खेलते इन बादलों को देखने न जाने टूरिस्ट कहाँ से आते थे। लेकिन क्या होगा अगर उनके बीच एक लाश ताबूत में लेटी। हमीरपुर के एक प्राइवेट बैंक के हम 4 एम्प्लॉयज का हालत कुछ ऐसे ही था। ड्राइविंग सीट पर बैंक का ड्राइवर चंदू था, चंदू लमकड़। मेरे लेफ्ट और राइट में विनोद और असिस्टेंट मैनेजर रवि वर्मा थे। लाश सर्विस मैनेजर आनंदराज सूद की थी। ऑफिस में सबसे खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे आनंदराज। लंच के बाद आज अचानक अपने चेयर से गिर पड़े। अरे क्या हुआ? अरे आनंद साहब क्या हुआ? आनंद साहब, अरे क्या हुआ? ऑफिस की गाड़ी में उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाए। उनमें जिंदगी तब तक खत्म हो चुकी। चंदू को छोड़ के आनंदराज सूद के साथ हम तीनों किराए के रूम में रहते थे। आनंदराज का एक बेटा है, पहले बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था, पिछले साल से डुबलिन में वही जॉब करता। उनके सामान में कोई डायरी वगैरह नहीं मिली। 70,000 कैश मिले। स्मार्टफोन को अनलॉक करने का पैटर्न किसी को नहीं मालूम। हम उलझन में थे। बेटे को बिना बताए क्या अंतिम संस्कार करना ठीक होगा? ऐसे में जब चंदू ने बैंक मैनेजर के रूम में गिलबर्ट हिल के नहारी गांव के एंथनी का जिक्र किया, तो यकीन ना होने पर भी हम लोगों ने कोशिश करके देख लेना चाहा। हमीरपुर से कोई 90 किलोमीटर का सफर होगा। बैंक के अधिकारी ने लाश को हॉस्पिटल से छुड़ाकर जीप के अंदर कॉफिन में डाला और हमें वहां से रवाना कर दिया। कोहरा अंधेरा छा गया था और चांद हमारे साथ सफर पे निकल पड़ा था। आज पूर्णिमा है। चांद की चांदनी पूरे पहाड़ को घेर चुकी थी। हम एल्बर्ट हिल में है सर। मेरे अंदर का डर कुछ गहरा हो गया था। अंग्रेजों के जमाने के इक्के दुक्के मकान दिखने लगे। एक वीरान पड़ा टूटा हुआ चर्च भी दिखा। जीप एक पुराने बंगले के पास आकर रुक गई। दीवार पर एक नेम प्लेट था, एंथनी गोंजाल्विस, द अंडरटेकर। दरवाजा खुल गया। एक विदेशी बुड्ढा, बहुत बुड्ढा था, उसने दरवाजा खोला। व्हाट डू यू वांट? हमारे बैंक का आदमी मर गया है। उसका डेड बॉडी। आई एम वेरी बिजी, कल आना। अरे लेकिन सर, कल तक तो डेड बॉडी बिगड़ जाएगी। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज सर। इस तरह मना मत करिए। मरने वाले का सिर्फ एक लड़का है। पिता के अंतिम संस्कार में उसे होना चाहिए। जितना पैसा लगेगा हम देंगे। हे छोकरे, एंथनी गोंजाल्विस को खरीद सकता है? 50,000 लूंगा। गेट लॉस्ट। नहीं, हम पैसा देने तैयार हैं। कॉफिन को जीप से निकालकर हम बरामदे में आ गए। बरामदे से एक कमरा दिख रहा था। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। कहीं से मुट्ठी भर रोशनी सोफे पे गिर रहा था। उस रोशनी में देखा तो सफेद बालों वाली एक विदेशी औरत सोफे पे सर टिकाए लेटी थी। सफेद लिबास में ढकी हुई उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। उस कमरे में सड़ी हुई मछली और गंदी स्मेल भरी हुई थी। एंथनी ने लपक के आके वो दरवाजा बंद कर दिया। हम बरामदे में रखे बेंच पर आके बैठ गए।
मैं सफेद मार्बल के फ्लोर पर बैठे एंथनी का लास्ट को प्रिजर्व करने का प्रोसेस देखने लग गया। मेरे साथी मैनेजर रवि वर्मा बोलने लगे, बर्फ में कुछ देर लाश पर रखे जाने की बात तो हम जानते हैं, लेकिन इतने दिनों के लिए रखना, वो भी सिर्फ मरहम लगाकर, अपने देश में ऐसा कभी सुना नहीं मैंने। एंथनी लाश का मुआयना करने में डूबे हुए थे। बगल में लकड़ी का एक बक्सा था, उसमें अद्भुत किस्म के औजारें थी। उसमें से सिरिंज उठाकर उन्होंने बॉडी के नर्व्स, हाथ, कंधे और बॉडी के तमाम पार्ट्स पर इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। और एंथनी बोले, इजिप्ट में ये एक आर्ट था, इंडिया में भी इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। हिस्ट्री सर्च करो। एक घटना तो मुझे ही मालूम है। टाइम था 1937, बात मद्रास की है। एक प्रिंसेस थी, उनकी अचानक डेड होने की वजह से 151 डेज तक सुला के रखा गया था डेड बॉडी को। तमाम तरह के इंजेक्शन लगाने का सिलसिला आखिर रुका। टूल बॉक्स में से कोई सफेद डिब्बे में से मलहम निकालकर उन्होंने बॉडी के पार्ट्स पर लगाना शुरू कर दिया। बूढ़े हाथ ऐसे घूम रहे थे जैसे पेंटिंग पर आर्टिस्ट का हाथ, जो अपने सबसे फेवरेट थीम पर ब्रश चला रहा हो। ये सब देखना मामूली लोगों के बस का नहीं था, इसलिए हम उठकर बरामदे से बाहर चले गए। अंधेरे में ही थोड़ा टहलने लगे। टूल बॉक्स के बंद होने की आवाज से हम वापस लौटे। ये काम मैं मेरे पिता से सीखा, और मेरे पिता ने मेरे दादा लुसियानो गोंसाल्विस से सीखा। मेरे दादा पोर्तुगल से सिक्किम आए थे। ये तमाम केमिकल आप खुद बनाते हैं? वो सीक्रेट है। जो लिक्विड इंजेक्शन से डालता हूँ वो भी मेरा ही आविष्कार है। लो, तुम लोगों का काम हो गया। 3-4 महीने एकदम सेफ है। कॉफिन को कंधे पर उठाकर गाड़ी में चढ़ा दिया गया। एंथनी गोंसाल्विस हमारे पीछे पीछे आए थे। पैसे गिनते हुए उनकी नजर हमारे पर टिकी हुई थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और सुकून के भाव थे। आवाज कुछ रहस्यमय हो गई थी। यू यंग बॉयज, मेरे काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है। आई फील रिस्पेक्टेड। आई एम सॉरी, तुम लोगों से पैसा डबल ले लिया। आई थिंक नहीं, कोई बात नहीं। नो, पैसे का फुल रिटर्न मिलना चाहिए। आई थिंक सुनो, मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ माय बॉयज, जो इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता। तुम लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। वो क्या? अंडरटेकिंग के अलावा मेरे दादा लुसियानो गोंसाल्विस एक और गुप्त विद्या प्रैक्टिस करते थे, मरे हुए इंसानों में जिंदगी लौटाना। ऐसे कोशिश तो दुनिया भर में होते ही रहते हैं। राइट, नेचुरली वो नहीं कर पाए। मेरे फादर ने भी ट्राई किया, पूरा सक्सेसफुल वो भी नहीं हुए। हाँ, हो भी नहीं सकते थे। डेड के साथ सब खत्म हो जाता है। मैंने किया है। अगर बुरा ना माने सर, तो एक सलाह दूंगा। बुढ़ापे में आपको आराम करना चाहिए। ऐसे वाहियात चीजों को ट्राई करने से क्या फायदा जो इम्पॉसिबल है। मैंने पॉसिबल किया है। मैंने हम लोग एक दूसरे को देखने लगे। बुढ़ापे की वजह से बेचारे का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ लगा। मैंने मुर्दा इंसान को जिंदा किया है। अच्छा, जरा हमें भी दिखाइए जनाब। That's fine. That's fine. Then, sir, I invite you to come inside once more. Come in, please. Please come. Alice? घर के अंदर वाले रूम में कोई हलचल हुई। पाँव को घसीटते हुए कोई हमारी तरफ ही आ रहा था। मछली की गंदी स्मेल और तेज होते जा रही थी, और एक विदेशी औरत ठीक हमारे बीच में आके खड़ी थी। मोमबत्ती की रोशनी उस औरत के सफेद गॉन पर गिर रही थी। उसके बॉडी का रंग हाथी के दांत की तरह एकदम सफेद था। होठों पर लाल रंग का चौड़ा लिपस्टिक, और आंखें तो एकदम सफेद। डरो नहीं, पहले वो ऐसा नहीं थी। She is Alice, my wife. Alice, they are my guest.
Say hello to them. मेरे जिस्म में जैसे खून सूख गया। बूढ़ी औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, बस फुसफुसाती सी आवाज में बोली, हेलो। मैंने देखा उनके मुंह में जीभ का रंग लाल नहीं, काली नाक की तरह काला था। विनोद और रवि वर्मा की बात तो नहीं जानता, पर मैंने महसूस किया कि खड़े खड़े मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर भी खुद को संभाले हुए उस एलिस नाम की औरत से मुर्दों में जान डालने का किस्सा सुनने का इंतजार करने लगा, लेकिन आवाज कहीं और से ही आई। एलिस 2 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। चली गई? यस। उसके मुर्दा जिस्म को मैंने अपने हाथों से एम्बाम किया था। मैं उसे 4 महीने से ज्यादा नहीं रख सकता था, पर रखना चाहता था। मुर्दा नहीं, जिंदा। इसलिए मरघट मरघट कब्रिस्तानों के चक्कर लगाए, साधु, संत, पीर, फकीर, तांत्रिकों के साथ रहा। आखिर यह नहारी गांव वापस लौटा। सपने में मेरे फादर और उनके फादर आए, गुप्त मंत्र बताया, मुर्दे में जान लौटाने का तरीका सिखाया। अमावस्या की रात को मैंने एलिस पर उसका इस्तेमाल किया और वो नींद से जाग उठी वो। एलिस यू मे गो इनसाइड। पति का आदेश पाकर एलिस पैर घसीटते हुए कमरे के अंदर चली। उसे जिंदा कहूँ, जिंदा मुर्दा कहूँ या चलती फिरती लाश, शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। बुखार में जैसे कांपते हैं ना, मैं वैसे कपकपा रहा था। शरीर पूरा पसीने से भीग गया था। सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा की रात में ही मैं कुछ देर तक के लिए मुर्दे में जान लौटा सकता हूँ। महीने के बाकी दिन एलिस सोई रहती है। आज पूर्णिमा की रात है, वो नींद से जागी है। सोचा था एलिस के साथ टाइम पास करूंगा। एनीवे, आई एम हैप्पी टू शो यू माय ग्रेट वर्क, बट माय डियर, आई एम वरीड। अपना दर्द तुम लोगों के साथ शेयर करने का दिल कर रहा है। एंथनी ने रुककर हमारी ओर देखा, लेकिन उसकी चिंताओं को जानने के लिए वहां खड़े रहने भर की भी जान हम में से किसी के जिस्म में नहीं थी। एलिस की पर्सनैलिटी में चेंज देख रहा हूँ। जिंदा थी तो वो बातचीत पसंद करती थी, अब खामोश रहती है। मुझे डाउट हो रहा है, कहीं किसी दूसरे स्पिरिट को तो उसके शरीर में नहीं बुला लिया। इनफैक्ट मेरी साधना अभी भी पूरी नहीं हुई थी। शायद मुझसे जल्दबाजी हो गई। अरे क्या हुआ? ऐसे कांपते क्यों हो? अपने सवाल पर विनोद को खामोश देख एंथनी ने हम सबको बारी बारी देखा। हमारे हालत का जायजा लेते हुए उसकी बूढ़ी आंखों में तेज होती चमक साफ दिखाई दे रही थी। तुम लोग डरते क्यों हो? किसी ने जैसे हमारे पैरों को मिट्टी में जकड़ रखा था। हिल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, जैसे आवाज ही खो गई। लेकिन जब होश वापस लौटा तो देखा विनोद और चंदू ने दौड़ना शुरू कर दिया और उनके पीछे पीछे रवि सर भी भागे जा रहे थे। जल्दी निकलो यहाँ से, रुकने का टाइम नहीं है, जल्दी निकलो, मेरे साथ आओ, निकलो निकलो, भागो यहाँ से। मैंने भी अपना पैर मशीनों अंदाज में दौड़ाना शुरू कर दिया और पीछे खौफनाक बूढ़े एंथनी का आवाज गूंज रहा था। Alice, just come look at them. Alice, look at them, Alice. ड्राइवर चंदू ने ना कुछ अंदाजा लगा लिया था। हमारे गाड़ी में जम करने के साथ ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली और हम में से पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। एंथनी का खौफनाक आवाज अब गिलबर्ट हिल के वादियों में गूंज रहा था। Alice, just come look at them. Alice, look at them, Alice. Alice, come look at them, Alice. Alice, just come look at them. Alice, look at them.